नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषी पंकज मिश्रा। हमारे चैनल पगडंडी मेरी गाथा पर पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज इस चैनल पर मैं अपना ज्योतिष से संबंधित प्रथम वीडियो प्रेषित करने जा रहा हूं। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के आधार पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन चक्र 12 राशियों एवं 9 ग्रहों के बीच में ही स्थित होता है। इन सभी 12 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। इसमें से 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके पास में केवल एक एक राशि होती है और शेष सभी ग्रहों के पास में 2-2 राशियां होती हैं। जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, उन ग्रहों की स्थिति को देख करके, उनके अंश बल को देख करके मनुष्य के संपूर्ण जीवन को वर्णित किया जा सकता है, यदि ज्योतिष का सही आकलन हो जाए तो। जन्म के समय जो जन्म चक्र बनता है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया हुआ है। जन्म चक्र, इस जन्म चक्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 खाने हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इसे जन्मचक्र कहते हैं। इस जन्मचक्र में जो सबसे पहला खाना आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रथम भाव। यहां पर ऊपर ला लिखा होता है, ला और 0, इसे लग्न कहा जाता है। ठीक है, इसे तनुभव कहते हैं। दूसरा जो ये आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, जिसमें ये द्वितीय भाव है। सामान्य तौर पर इसको हम धन भाव कहते हैं। इसके बाद में तीसरा भाव है, इसे साहस या पराक्रम का भाव कहते हैं। फिर यहाँ पर ये चौथा जो आप खाना देख रहे हैं, इस चौथे में इसको सुख भाव कहते हैं। इसके बाद ये जो 5वां खाना आप देख रहे हैं, जो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सुख शिक्षा का भाव, प्रसन्नता का भाव होता है। इसके बाद आप ये 6वां खाना देख रहे हैं, इसको शत्रु भाव कहते हैं। इसके बाद ये 7वां खाना है, इसे बोलते हैं पति या पत्नी का भाव। ठीक है, या पार्टनर का भाव भी कह सकते हैं आप। अष्टम भाव, इसे आयु भाव कहते हैं। नवम भाव धन या पिता का भाव, धर्म या पिता का भाव होता है। दसम भाव कर्म या व्यापार। एकादश भाव ये आय से संबंधित होता है, जो आप कर्म करेंगे उससे कितनी आय होगी इसको बताता है। और इसके बाद में फिर द्वादश भाव ये वैभव को बताता है। जो आप सबसे पहला एक खाना देख रहे हैं, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ला लिखा है और ये शून्य लगा हुआ है, इसका मतलब लग्न होता है। ठीक है, इसमें हमने तनु लिखा हुआ है, तनुभाव। ठीक है, अगर इस तनुभाव का हम पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहें कि किन किन चीज़ों के बारे में तनुभव हमें जानकारी देता है, ठीक है, तो तनुभव का तात्पर्य है उस व्यक्ति के बारे में जिसका जन्म लग्न ये है, जिसकी जन्म कुंडली की हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है यह खाना। उस व्यक्ति के रंग, आकार, चरित्र, स्वभाव, इन सभी के बारे में यह खाना जानकारी देता है। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह या यहाँ पर जो राशि है, उस राशि का जो अधिपति है वो कहाँ बैठा हुआ है, उन सारी चीज़ों को देख करके इस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, ठीक है, इसके चरित्र के बारे में यहाँ से वर्णित किया जा सकता है। ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव ये कुटुंब का भाव भी कहा जाता है। ठीक है, कुटुंब का भाव होता है ये वाणी का भाव भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार से जो धन अर्जित किया जाता है, उस अर्जित धन में से आप कितना बचा पाएंगे, कितना इकट्ठा कर पाएंगे, अगर उसके बारे में जानकारी करनी है तो उसके लिए हम फिर इस धन भाव को भी देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको धन स्थान कहा जाता है। ठीक है, आपकी वाणी कैसी होगी,
आपकी वाणी से लोग प्रभावित कितने होंगे, आप कितने हाजिर जवाब होंगे, यह सब कुछ इस वाले भाव से पता चलता है। उसके बाद तृतीय भाव आता है जी, तृतीय भाव, ठीक है, इसको हम साहस का भाव कहते हैं, ठीक है, साहस से पराक्रम का भाव कहा जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर इस भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, परंतु मेरे दृष्टिकोण से ये भाव अच्छा ही है। कारण ये है कि जब आप पराक्रम करते हो तो पराक्रम से आपको जो परिणाम मिलता है वह सदैव अच्छा ही मिलता है। आपके अंदर किसी कार्य को करने का कितना साहस है, कितना आप में पराक्रम है, वह यहाँ से निर्धारित होता है, यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों से निर्धारित होता है, यहाँ पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उससे निर्धारित होता है कि आपके अंदर साहस कितना है, आपके अंदर पराक्रम कितना है, आप किसी कार्य को कितनी कुशलता के साथ कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। ये छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है, यहाँ से अगर आपके छोटे भाई बहनों की जानकारी करनी है तो भी हम इसी भाव को देखते हैं। अब इसके बाद में अगला भाव आता है जिसे बोलते हैं सुख भाव। आपके जीवन में कितना सुख होगा, कितनी समृद्धि होगी, आपको कितनी पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, उन सारी चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है, इस वाले भाव से देखते हैं। यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों से देखते हैं, इस भाव में जो राशि है उस राशि का अधिपति कहाँ बैठा हुआ है उससे इसकी विवेचना करते हैं। इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उन सारी चीज़ों से निर्धारित होता है कि आप के जीवन में कितना सुख रहने वाला है। माता के साथ आपके कितने अच्छे संबंध रहेंगे, माता से जो प्रेम प्राप्त होता है आपको, वह भी यहाँ से ही देखा जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जमीन जायदाद सुख संपत्ति सभी चीज़ों का ये भाव होता है। इसके बाद अगला भाव आता है पंचम भाव। पंचम भाव इसे कहते हैं शिक्षा का भाव। शिक्षा का भाव, संतान का भाव, प्रेम का भाव भी कहते हैं। आपको कितनी शिक्षा प्राप्त होगी वह यहाँ से निर्धारित करते हैं। इस भाव में जो राशि होती है उस राशि के अधिपति की क्या स्थिति है पूरी कुंडली में, उससे निर्धारित करते हैं आपकी शिक्षा। इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है उससे निर्धारित की जाती है आपकी शिक्षा। आपकी संतान कितनी होगी, संतान कैसी होगी, इसके संबंध में जानकारी भी इसी भाव से मिलती है। और आपके जीवन में प्रेम कितना होगा, इसकी जानकारी भी यहीं से प्राप्त होती, इसी भाव से प्राप्त होती है। आप अपने प्रेम में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप इस भाव से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद इसका अगला भाव आता है जिसे हम कहते हैं शत्रु भाव। ये छठवां भाव है, शत्रु भाव कहते हैं। ये जो पंचम भाव था, ये पंचम भाव त्रिकोण का स्थान भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा भाव होता है, जो त्रिकोण का भाव होता है बहुत अच्छा भाव होता है। और ये जो भाव आप देख रहे हैं, ये छठवां भाव, ये त्रिक भाव में से एक है, ये शत्रु भाव कहा जाता है। ठीक है, यह अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, ये अच्छा स्थान बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में ये अच्छा होता है, कुछ चीज़ों में ये अच्छा होता है। ठीक है, ये कर्ज का स्थान है, बीमारी का स्थान है, ठीक है, रोग ऋण शत्रु का स्थान है, ठीक है, दुर्घटना का स्थान है। लेकिन आप किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी भी आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो आपने परीक्षा दी हुई है उसमें उसको आप सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अगर कुछ एक चीज़ों में खराब है तो एक आध चीज़ों में सही भी है। ये त्रिभाव है, ये सामान्यतया अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। उसके बाद आता है सप्तम भाव। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, पूरी कुंडली पूरी जन्म चक्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि पति और पत्नी, पुरुषों के लिए पत्नी का स्थान है और स्त्रियों के लिए ये पति का स्थान होता है। पति और पत्नी, अगर यहाँ पर ये कुंडली पुरुष की है तो ये पत्नी का स्थान हो गया, और अगर ये कुंडली
किसी स्त्री के है तो ये पतियों के लिए हो गया। ये स्थान इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हैं कि जीवन में पति और पत्नी एक गाड़ी की दो पहिए होते हैं, एक पति होता है और एक पत्नी होती है। उन दोनों में कितना सामंजस्य होगा कि उस जीवन की गाड़ी को खींच करके वो आगे ले जाएंगे। अगर उसमें से एक पहिया भी डगमगा गया तो जीवन की गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी, थम जाएगी। इसलिए पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये स्थान होता है जिसे हम पति या पत्नी का स्थान कहते हैं। इसमें ये पार्टनर का स्थान भी होता है। ये पार्टनर का स्थान होता है, जो आप व्यापार करते हैं उस व्यापार में आपका जो सहयोगी होता है, ठीक है, जो पार्टनर होता है, उसकी स्थिति को भी यहाँ से देखा जाता है। यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों से, इस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से, इस भाव का जो अधिपति हो कहाँ बैठा हुआ है, इन सारी चीज़ों से इस वाले भाव की विवेचना करते हैं। उसके बाद में आता है अष्टम भाव, इसे कहते हैं आयु का भाव। ये आयु का भाव है, मनुष्य की आयु कितनी होगी, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना जीवन जीने वाला है, कितने वर्ष तक जीवित रहने वाला है, कब उसके जीवन में मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्त होने वाला है, ये सारी चीज़ें इस वाले भाव से देखते हैं। ये त्रिक भाव भी कहा जाता है। त्रिक भाव एक छठवां भाव था और एक अष्टम भाव है, ठीक है। तो ये त्रिक भाव है, लेकिन यहाँ से एक अच्छी चीज़ भी है इस भाव में। अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई गहरी खोज कर रहा है, कोई बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर है, तो उसकी स्थिति भी इसी वाले भाव से पता चल जाती है। ये पता चलता है कि वह उस रिसर्च में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, खोज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब इसी भाव से पता चलता है। ये आयु का भाव है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, उनकी कुंडली में देखा जाए तो इस ग्रह की स्थिति, यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, नई नई खोजी कर पाते हैं। इसके बाद इसमें आता है नवम भाव। नवम भाव ये कुंडली का, ये त्रिकोण का भाव भी कहा जाता है। कुंडली का बहुत अच्छा भाव होता है। ये त्रिकोण में एक तो लग्न का हो जाता है, दूसरा ये पंचम भाव और एक ही त्रिकोण का नवम भाव होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक त्रिकोण बनाता है, इस तरीके से ऐसे कह सकते हैं, त्रिकोण बनाता है, ठीक है। तो त्रिकोण की एक शीर्ष पर ये है, एक शीर्ष पर है, आप इंग्लिश में कहें तो एक ट्रायंगल की एक वर्टेक्स पर है, ठीक है। तो ये जो भाव होता है ये धर्म का भाव है। धर्म, पिता के साथ उसके संबंध कैसे रहने वाले हैं, पिता की स्थिति क्या है, उन सारी चीज़ों की जानकारी इस वाले भाव से मिलती है। धर्म में उसकी रुचि कैसी रहेगी, कब रहेगी कब नहीं रहेगी, इन सारी चीज़ की जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, इस वाले भाव से। उसके बाद इसका और एक महत्वपूर्ण भाव, जिसे केंद्र का भाव भी कहते हैं, दसम भाव। दसम भाव इसे कहते हैं व्यापार, कर्म। आप अपने जीवन में कौन सा कर्म करने वाले हैं, कौन सा व्यापार करने वाले हैं, आप नौकरी करने वाले हैं या प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं या कुछ और करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर जो ग्रह है स्थित है, इस भाव का जो भावाधिपति है वो कहाँ स्थित है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इन सारी चीज़ों को देख करके और वो व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म, किस प्रकार का व्यापार करने वाला है, वह सब यहाँ से निर्धारित, इस वाले भाव से निर्धारित किया जाता है। ये भी जीवन का, ये भी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। अब इसके बाद में आता है एकादश भाव। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव ये कुंडली का ये भी एक महत्वपूर्ण भाव है। वैसे तो बहुत अच्छा भाव नहीं है ये, परंतु फिर भी ये आय का भाव कहा जाता है। ये जो कर्म आपने किया है, जो व्यापार आपने किया है, इस व्यापार से आपको कितनी आय प्राप्त होने वाली है, ठीक है, इस व्यापार से कितनी आय आपको होने वाली है, उस आय को दर्शाता है ये,
ठीक है। वैसे छोटी मोटी बीमारियों को भी दर्शाता है कभी कभी, और बड़े भाई बहन को भी की स्थिति को भी दर्शाता है ये। तो ये जो भाव है ये भी महत्वपूर्ण भाव है। इस कर्म से, इस व्यापार से, नौकरी से आपको कितनी आय होने वाली है वो दर्शाता है ये वाला भाव। इसके बाद इसमें आता है वैभव। अब ये वैभव क्या होता है, वैभव को समझ लीजिए। वैभव क्या है, आपके जीवन में कितना खर्च होने वाला है। ये भी कह सकते हैं त्रिक का एक 3 त्रिक भाव होते हैं, एक 6वां, 8वां और 12वां, ठीक है। तो ये त्रिक भाव जो होता है ये अच्छा भाव नहीं माना जाता है, ये अच्छा भाव नहीं है त्रिक भाव। तो त्रिक भाव को वैभव भी कहते हैं, इस 12वें भाव को, ठीक है। इसमें क्या है, व्यापार में घाटा कितना हो रहा है ये भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ये जेल यात्रा भी करा देता है। अगर यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो जेल यात्रा तक करा सकता है। कोई व्यक्ति जेल यात्रा करेगा या नहीं करेगा, इस वहाँ पर बैठे ग्रहों, उनकी दशा, अंतर्दशा इत्यादि सभी से यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। खर्च कैसा रहेगा, विदेश सेटलमेंट का भी ग्रह है, एक अच्छी चीज़ भी है इसमें कि वो व्यक्ति जिसकी कुंडली ये है वो विदेश में सेटल्ड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको भी हम यहीं से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी जन्म चक्र में 12 भाव हैं। इन 12 भावों के अपने अपने कार्य हैं। अलग अलग भाव से हम अलग अलग चीज पता करते हैं। इन 12 भावों में जो 12 राशियां होती हैं वो क्रमशः यहाँ पर स्थित होती हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा सबकी कुंडली में एक ही लिखा हो, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ से कुछ ही से शुरुआत हो सकती है। सपोज यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है, 3 का अंक यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो इस तरीके से चलेगा। फिर आवश्यक नहीं है कि वो यहाँ से 1 से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 12 से शुरू हो जाए। यहाँ पर राशि कोई, देखिए ये जो भाव नहीं बदलते कभी भी। इस जन्म चक्र में ये जो 12 भाव आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भाव कभी नहीं बदलते हैं। यहाँ पर बैठी हुई राशियां बदल जाती हैं, यहाँ पर बैठी हुई राशियां बदल जाती हैं। यहाँ पर राशि कोई भी आ सकती है, ठीक है। आपको उन राशियों के नंबर याद कर लेने हैं, ठीक है। उनके जो अंक हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले नंबर की जो राशि होती है वो 1 नंबर की राशि, उसको कहा जाता है मेष। द्वितीय नंबर की जो राशि होती है उसको वृषभ राशि कहते हैं। तृतीय नंबर की जो राशि होती है उसको मिथुन राशि कहते हैं। चतुर्थ नंबर की जो राशि होती है उसको कर्क राशि कहते हैं। और पंचम, 5वें नंबर की जो राशि होती है उसको हम 5वें नंबर की राशि को सिंह राशि कहते हैं। 6वें नंबर की राशि को हम कन्या राशि कहते हैं। और सप्तम, 7वें नंबर की जो राशि होती है उसको तुला राशि कहते हैं। 8वें नंबर की राशि जो होती है वो वृश्चिक होती है। जो 9वीं होती है वो धनु राशि होती है। 10वीं वो मकर राशि होती है। 11 वो कुंभ होती है और 12 वो मीन राशि होती है। इन सभी राशियों के स्वामी अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो प्रथम राशि आप देख रहे होंगे इसमें ये लिखा है मेष राशि, ठीक है। तो इस मेष राशि के स्वामी मंगल देव है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। उसी प्रकार से मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी पुनः मंगल देव होते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। उसी प्रकार से कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और मीन राशि के स्वामी पुनः गुरुदेव होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन 12 राशियों के स्वामी ये ग्रह होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मेष राशि की। इस मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल देव है। उसी प्रकार से द्वितीय राशि जो वृषभ राशि है और तुला राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र देव है। वैसे ही मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी बुध देव होते हैं। वैसे ही मकर और कुंभ राशियों के स्वामी शनिदेव होते हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं।
दो राशियां ऐसी हैं जिनकी, दो ग्रह ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक राशि प्राप्त हुई है। चंद्रदेव को कर्क राशि मिली है और सूर्यदेव को सिंह राशि मिली है। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है, जन्म के समय हमारा जो ये ग्रह मंडल है, कह सकते हैं तारा मंडल है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि सूर्य के चारों ओर संपूर्ण ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी के साथ उन सभी ग्रहों की जो स्थिति बनती है, ये जो ग्रह आपके सामने लिखे हुए हैं, 7 ग्रह इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, इन 7 ग्रहों की जो पृथ्वी के साथ जो स्थिति होती है, जितने अंश पर होते हैं, ठीक है, उस अंश के अनुसार निर्धारित होता है कि उसके पास में बल कितना है, अंश बल कितना है उसके पास में। अंश बल पर निर्धारित होता है कि वह ग्रह उस व्यक्ति के जीवन में कितना लाभ देने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होता है, बहुत अच्छी स्थिति में होता है, लेकिन उसका अंश बल बहुत ही कम होता है। तो अंश बल जब बहुत ही कम हो जाता है तो उस स्थिति में उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, या मिलता है तो बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। इसलिए यहाँ पर अंश बल का अध्ययन करना भी आवश्यक है। देखिए, यदि जन्म के समय किसी ग्रह की स्थिति 0 से और 6 अंश के बीच में है तो वह बाल अवस्था में कहा जाएगा और यह अपनी संपूर्ण शक्ति का केवल 25% लाभ दे पाता है। उसी प्रकार से अगर उस ग्रह की स्थिति 6 से 12 अंश पर है तो ये युवावस्था में कहा जाएगा और अपने संपूर्ण बल का केवल 50% ही लाभ दे पाता है। परंतु यदि वह ग्रह 12 से और 18 अंश के बीच में है, 15 अंश सबसे सर्वाधिक होता है, 12-18 के बीच में जो 15 अंश की स्थिति आएगी वो सर्वाधिक शक्तिमान होती है। तो ये पूर्ण अवस्था होती है और पूर्ण अवस्था में पूर्ण युवा अवस्था होती है और इस पूर्ण युवा अवस्था में वो अपने बल का संपूर्ण भाग देता है, 100% प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद पुनः 18 से 24 अंश की स्थिति जब होती है तो ये ग्रह अपनी प्रौढ़ा अवस्था में चला जाता है और प्रौढ़ा अवस्था में अपने बल का, अपनी शक्तियों का केवल 50% ही लाभ मनुष्य को दे पाता है। उसी प्रकार से जब वो 24 से 30 अंश के बीच में होता है तो वो वृद्ध अवस्था में होता है और अपनी संपूर्ण शक्ति का केवल 25% लाभ उस मनुष्य के जीवन में दे पाता है। अगर वो ग्रह 1 अंश या 2 अंश की स्थिति में तो लगभग मृत प्राय होता है, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से अगर 29 और 30 अंश की स्थिति में है तो भी उससे प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो लगभग शून्य होगा। होता ये है कि इन अंश बल के आधार पर निर्धारित होता है कि उस आने वाले ग्रह से जो रश्मियाँ आ रही हैं, उस संबंधित ग्रह से जो किरणें आ रही हैं, जो रश्मियाँ आ रही हैं, वो हमारी पृथ्वी पर कितनी पहुँचती हैं। इन अंश के ऊपर आधारित होता है, इन अंशों के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ से रश्मियाँ, किरणें कितनी आएंगी पृथ्वी तक और वो हमारे जीवन को कितना अधिक प्रभावित करेंगे। तो ये आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे जीवन में ये ग्रह संपूर्ण जीवन के बारे में बता सकते हैं, संपूर्ण जीवन का वृत्तांत बता सकते हैं, ठीक है। आज के इस पहले वीडियो में जो ज्योतिष से संबंधित था हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। इसकी आगे का भाग हम आपको कल एक एक करके क्रमशः बताते जाएंगे और संपूर्ण ज्योतिष प्रयास मैं ये करूँगा कि प्रतिदिन एक वीडियो बनाऊं और एक वीडियो बना करके और भारतीय ज्योतिष को आप सभी के सम्मुख रखने का प्रयास करूं। आप सभी से एक मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी हमारे इस चैनल पगडंडी वैदिक गाथा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि हम यहाँ से जो कुछ भी अपने गुरुओं से सीखे हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों इत्यादि को पढ़ करके सीखा है, वह भारतीय समाज में मैं सफलतापूर्वक पहुंचा सकूं। और हम जो कविताएं लिखते हैं, जो गीत लिखते हैं, जो भारतीय साहित्य को आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं, वह भी लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।